Hello, welcome you all in this channel. And today we are going to start a new subject, that is mechanics. ये subject mechanics, it is a common course, common subject and compulsory subject for all the BTech and diploma student. जब आप BTech करते हैं तो इसी मैकेनिक्स सब्जेक्ट को आप समटाइम्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से स्टडी करते हैं, एंड वाइल डूइंग डिप्लोमा आप इस सब्जेक्ट को अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं. तो आपकी ब्रांच कुछ भी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी हो, ईसी हो, इलेक्ट्रिकल हो, बट सभी सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है. और ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा. हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज ए फाउंडेशन कोर्स ऑफ द मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट. तो मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट के लगभग 50% कोर्सेज की ये बुनियाद है, फाउंडेशन है. तो इसलिए मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट को इसको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए. अदर ब्रांच के स्टूडेंट फिलहाल तो ड्यूरिंग द बीटेक वो उसको सिर्फ क्लियर करने के लिए स्टडी करते हैं, लेकिन आफ्टर डूइंग द बीटेक जब वो जॉब करने जाते हैं तो जॉब जब करने जाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं एहसास होगा कि ये सब्जेक्ट उनके कैरियर में, उनके वर्क में काम आ रहा है. तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ. जैसा कि आपने कहा कि इसको 3 नाम से जानते हैं, तो ये है क्या, मैकेनिक्स है क्या? तो मैकेनिक्स क्या है कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. ठीक है, दो बॉडी, दो पिंड के बीच में जो आपसी जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, उसी की स्टडी है. ठीक है ना. तो अब जरा देखें कि जब मैकेनिकल इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज है तो इसी सब्जेक्ट को हम थ्रू आउट सारे लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. तो कैसा मैकेनिकल इंटरेक्शन? सपोज दैट कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, और एक कोई दूसरी बॉडी रही होगी यहां पे. उस बॉडी ने आके इसको टक्कर मारी तो इस पे कुछ ऐसा एक फोर्स ऐसा दिखाई पड़ा, ये फोर्स आया. ठीक है. तो दूसरी बॉडी यहां दिखाई नहीं पड़ रही है, एक ही बॉडी दिखाई पड़ रही है. दूसरी बॉडी का ये इंटरेक्शन का तरीका है, धक्का मारना उसका तरीका है. ठीक है ना. तो अब इसी की स्टडी करनी है कि इस फोर्स के लगने के बाद इस बॉडी का क्या होने वाला है. तो बॉडी का क्या होने वाला है तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये बॉडी कैसी है ना. तो यहां से बात आती है कि जब तक हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि बॉडी कैसी है, बॉडी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में है, जब तक ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते तब तक इस एक्सटर्नल इफेक्ट का जो पहली बॉडी ने इस पे दिया है उसका बिहेवियर क्या होगा, इसके साथ क्या प्रभाव डालेगा, इसको हम बता नहीं सकते. तो इट मींस हमारा अगला काम क्या है कि हम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में बॉडी को क्लासिफाई करें. मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि बॉडी की तो हम तो इसकी बॉडी की केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, तो यहां हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है. हम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं. तो मैकेनिक्स की भाषा में बात करें तो बॉडी हमारे पास 3 टाइप की हो सकती है. कैसे कैसे? एक हो सकती है रिजिड बॉडी, एक हो सकती है डिफॉर्मेबल बॉडी, और एक हो सकती है फ्लूइड, लिक्विड जिसे कह सकते हैं आप, फ्लूइड. अगर बॉडी रिजिड है और डिफॉर्मेबल है, ये दोनों ही कैटेगरी एक सॉलिड बॉडी की है. अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो बॉडी 2 टाइप की होगी, या 3 टाइप कह सकते हैं कि सॉलिड, फ्लूइड एंड गैसियस फॉर्म में. तो अभी हम गैसियस फॉर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें उस टाइप की स्टडी नहीं करनी है. ठीक है ना. तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि बॉडी सॉलिड है, ये दोनों ही रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी को सॉलिड कह सकते हैं, और दूसरी बॉडी हमारे पास फ्लूइड है. ठीक है. तो हमने उसी सॉलिड बॉडी को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया, डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी, है ना. तो अब ये बॉडी 3 टाइप की हो सकती है. तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स क्या कहा आपने कि अगर इस फोर्स का इस पे स्टडी करें, तो अगर इसकी हम एनालिसिस करें, एनालिसिस किसका? एनालिसिस ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो इसी को आप नाम क्या देते हैं? मैकेनिक्स. दिस इज नोन एज मैकेनिक्स. लेकिन अब जरा बात देखें, अगर यही बॉडी रिजिड हो जाए, मींस एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी, तो इसी को हम लोग फिर नया नाम देते हैं, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी. मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी. अभी बात करेंगे कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या डिफरेंस है. फिलहाल देखें कि मैकेनिक्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं. तो इट इज नोन एज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी. लेकिन अगर बॉडी हमारे पास डिफॉर्मेबल है तो इसी को हम लोग नाम देते हैं
मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। इसी को आगे चल के कई बार हम लोग नाम देते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसी को नाम दे देते हैं कई बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई कि अगर बॉडी रिजिड है और डिफॉर्मेबल है तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। इफ आवर बॉडी इज फ्लूइड, लिक्विड है, ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, तो अगर इसकी बात करें तो आप इसी को कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, और इसी को बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इस टाइप से बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें तो मैकेनिक्स को हम तीन कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, चाहे डिप्लोमा में हो चाहे बीटेक में हो, तो इस सब्जेक्ट को सेपरेटली आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हम अपने इस लेक्चर्स में कवर नहीं करने वाले, है ना। हमारे पास क्या है कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। अब जब बात करते हैं कि इस रिजिड और डिफॉर्मेबल में अंतर क्या है, ठीक। तो जरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक रबर का बॉल है, रबर की बॉल, सॉलिड बॉल, जिससे हम बचपन में खेलते थे। उस बॉल को आप चारों तरफ से पकड़ के अगर कंप्रेस करें, है ना, हर तरफ से कंप्रेस करें, तो आप क्या पाएंगे कि उसका कुछ जो साइज है, साइज छोटा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। हाँ, मे भी डेंसिटी बढ़ जाए, डेंसिटी बढ़ जाएगी बट वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब फोर्स हटा देंगे तो फिर से अपने एक्चुअल शेप में आ जाएगा। तो यही बिहेवियर हर बॉडी शो करती है। हाँ, उस पर लगने वाला फोर्स कम ज्यादा हो सकता है। रबर ये बिहेवियर कुछ कम लोड पे शो करता है। अगर कहें वुड, तो रबर के रिस्पेक्ट में आप कहेंगे कि वो वुड जो है ज्यादा रिजिड है, मींस उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि उस पर लोड लगाएं तो भी वो बेंड ना हो, टूटे ना? ऐसा तो नहीं है। स्टील ले लें तो आप कहेंगे स्टील इज मोर रिजिड देन रबर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टील पे अगर आप लोड लगाएं तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस अर्थ पे जितने भी मटेरियल हैं, अगर आप डायमंड लें तो आप कहेंगे डायमंड इज मोर रिजिड देन स्टील, लेकिन डायमंड भी कट होता है, उसकी भी कटिंग की जाती है, ठीक है ना। तो इस अर्थ पे ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिस पर लोड लगाया जाए तो उसका जो शेप साइज कुछ चेंज ना हो, ठीक है ना। तो ये शेप साइज जरा चेंज होने की बात समझे कैसे होता है। नॉर्मली बहुत डीप में नहीं जाते हैं। हर मटेरियल का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा है, जैसे एफसीसी पढ़ा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एससीपी पढ़ा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये मटेरियल साइंस में 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर हमने मान लीजिए सपोज दैट एक ब्लॉक कोई लिया, किसी मटेरियल का एक ब्लॉक लिया, तो इस ब्लॉक का कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस टाइप से एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज है ना। इट मे बी एफसीसी, इट मे बी एससीपी, या कोई भी हो सकता है, अभी इस पे हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, एक सेट पैटर्न है उनके अरेंजमेंट का, ठीक है ना। तो दो मॉलिक्यूल के बीच का ये जो गैप है, इसे आप क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है ना। अब सपोज दैट कि आपने क्या किया कि इसको कंप्रेस किया या इलोंगेट किया। मान लेते हैं इलोंगेट किया, इधर से पकड़ा, दोनों तरफ से एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की कुछ वैल्यू दी। अब यहां हम एग्जांपल लेते हैं कि ये रबर का है, ठीक है, रबर का है। तो अगर रबर का है तो इसका इलोंगेट करने से इसकी लेंथ बढ़ेगी। इसकी जब लेंथ बढ़ेगी तो क्या ये मॉलिक्यूल यहीं रहेंगे? इन जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगी। अगर कंप्रेस करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट भी जाएगी। तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के घटने बढ़ने को ही हम लोग कह रहे हैं डिफॉर्मेबिलिटी, है ना। कि फोर्स लगाने से शेप क्यों बदलेगा? शेप बाहर से नहीं बदलेगा, पहले जब तक इंटरनल चेंजेस नहीं आएंगे तब तक एक्सटर्नल उसका शेप साइज बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिफॉर्मेबल। अगर कोई बॉडी ये बिहेवियर ना शो करे, हम इस पे लोड लगाएं, इलोंगेट करें, लेकिन इसके मॉलिक्यूल का जो स्पेस है वो ना चेंज हो, तो तब क्या हो जाएगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं चेंज होगा तो क्या एक्सटर्नली इसकी लेंथ बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। तब उसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड, है ना। तो जब रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि रिजिड बॉडी पर, अगर बॉडी रिजिड है, इस पे लोड लगाया जाए तो इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। शेप और साइज चेंज ना होने का मतलब कैसे चेंज नहीं होगा? आप कह सकते हैं ना कि उसकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है, उस पर इनफाइनाइट लोड लगाएं तब भी चेंज नहीं होगा।
इट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट है। तो एक ऐसी बॉडी जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, और वो इनफाइनाइट माने। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, बहुत डिटेल में बात होगी। जब हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तब हम जरूर समझेंगे कि ये स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। अभी ये समझें उसकी मजबूती। ऐसी बॉडी जो इनफाइनाइट लेवल पे मजबूत है, तो उस पर इनफाइनाइट भी फोर्स लगाएंगे, मोमेंट लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, तो ना तो टूटेगा, ना तो मुड़ेगा, ना तो लंबा होगा, ना छोटा होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या ऐसी कोई बॉडी इस अर्थ पे पॉसिबल है? नहीं, है ना। तो रिजिड बॉडी एक कल्पना है, एक कल्पना है। अभी देखते हैं कि इस कल्पना, इस एजम्पशन को क्यों लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी इमेजिनरी बॉडी जो कि रिजिड मानी गई, जिसमें इस टाइप का फिनोमेना नहीं होता है, ये हमारी रियल बॉडी है। इस धरती पे सारी बॉडी ऐसी मिलती है। हाँ, ये इलॉन्गेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, जो मजबूत है, स्ट्रेंथ अच्छी है, स्टील है, उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हुई कि रिजिड बॉडी क्या है, विच डज नॉट शो द डिफॉर्मेशन अगेंस्ट द लोड। ठीक है, और बॉडी डिफॉर्मेबल क्या है, विच शोज द डिफॉर्मेशन अगेंस्ट द लोड। जब लोड लगेगा तो डिफॉर्मेशन वो शो करेगा। ठीक है ना। ओके, तो यहां से फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास बॉडी तीन टाइप की है, रिजिड, डिफॉर्मेबल, फ्लूइड। ये सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में रिजिड बॉडी है, इसकी स्टडी फुल करेंगे, और डिफॉर्मेबल बॉडी है, इसकी स्टडी फुल करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं इफ बॉडी इज रिजिड। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, यही बॉडी जो पहले बनाई गई थी, अब इसका मैंने नाम दिया रिजिड बॉडी, और वही फोर्स इस पे लगा, ये फोर्स। ठीक है, अब जरा समझा जाए कि बॉडी रिजिड है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो अब क्या हो सकता है। एक बात तो क्लियर हो गई कि बॉडी रिजिड है, तो इस तरह का डिफॉर्मेशन इसमें नहीं आएगा। अब जो डिफॉर्मेशन नहीं आएगा मतलब लोड के लगने से वो टूटेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अब क्या हो सकता है, तो इसमें अब दो टाइप की घटनाएं घट सकती हैं, है ना। क्या घटना घट सकती है? पहली घटना यह घट सकती है कि इसके लोड के लगने से ये बॉडी में भी कि ये रेस्ट में रह सकती है, और यह भी हो सकता है कि लोड लगने के बाद ये बॉडी मोशन में आ जाए। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, जब टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो रेस्ट में रहे या तो मोशन में रहे, है ना। अगर ये बॉडी रेस्ट में रही तो आगे की स्टडी को क्या कहेंगे, और मोशन में रही तो क्या कहेंगे। तो अगर ये रेस्ट में रही तो इस मतलब एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन ए रिजिड बॉडी अंडर द रेस्ट कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक्स, and analysis of external forces on a rigid body under the moving condition is known as dynamics. है ना, क्लियर। तो ये दो टाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मतलब रेस्ट और मोशन। ठीक है, यहां तो बात क्लियर हुई। फिर देखेंगे, अब जब देखेंगे कि रेस्ट कंडीशन में इसकी एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या पता चलना चाहिए कि ये क्यों रेस्ट में है, किन वजहों की वजह से रेस्ट में है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो वो अगर स्टडी करते हैं तो ये बात हो जाएगी। अब जरा बात करते हैं मोशन में, है ना। तो मोशन कैसे होता है, हम कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी इज मूविंग। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी इज मूविंग, वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि इस बॉडी पे फोर्स लगा और कुछ 10 सेकंड के बाद ये बॉडी हमें यहां के बदले यहां दिखाई पड़ी, इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो पोजीशन चेंज हो गया, इट मींस डिस्टेंस आ गई, है ना। इसने अपनी पोजीशन चेंज किया तो डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस आने का मतलब आप कह रहे हैं इससे पहचान पाए हम कि बॉडी मूव कर गई। अच्छा, डिस्टेंस आया होगा तो उसने कुछ टाइम लिया होगा, इट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसी वेलोसिटी से, किसी वेग से बॉडी मूव की होगी, है ना। तो एक वेग भी पहचानने का है, अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी है इट मींस बॉडी इज मूविंग। ठीक है ना। अगेंस्ट अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेशन भी है। तो इस टाइप के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिस जैसे क्या पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब ऐसे पैरामीटर हैं कि अगर जब हमें ये वैल्यू दिखाई पड़ती है तो हम कहते हैं बॉडी मूव कर रही है ना। अच्छा, ये पैरामीटर हैं, ये कैसे आते हैं, ये अपने आप तो आएंगे नहीं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डेवलप करने के लिए, पैदा करने के लिए फोर्स की जरूरत है। तो विदाउट हैविंग ए एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स, ये सब चीजें तो आएंगी नहीं, तो हमारे पास एक फोर्स भी होना चाहिए। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि बाय अप्लाइंग द फोर्स वी विल गेट डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। तो ये पैरामीटर हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि बॉडी मोशन में है, और ये कारण है, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं कॉज, और इसे कह रहे हैं इफेक्ट। तो जब बॉडी मोशन में है
तो कॉज होगा, कॉज कौन होगा? जो बॉडी पे एक्सटर्नली बाहर से कुछ लग रहा है, बॉडी में टूट फूट नहीं होनी है, डिफॉर्मेबल नहीं है, लेकिन बॉडी मोशन में आ गई। अच्छा, मोशन में क्या होगी? तो इट मे बी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस टाइप की, है ना। तो अब अगर इस स्टडी को हम क्लासिफाई करें, अगेन डायनामिक क्या था? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन ए रिजिड बॉडी अंडर द मोशन कंडीशन इज नोन एज डायनामिक्स। फिर से क्लासिफाई करने हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ स्टडी करें इफेक्ट की, स्टडी ऑफ इफेक्ट ओनली, है ना। इफेक्ट क्या? वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अगर इस टाइप की स्टडी खाली करते हैं, ओनली वी वांट टू फोकस ऑन द इफेक्ट कि डिस्टेंस कितना है, वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म है नहीं है, 1 घंटे के बाद कहां पहुंचेगी, ठीक है, इस टाइप से बात करना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट ओनली, एंड इट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। इट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। एंड सिमिलरली अगर हम ऐसी स्टडी करें कि कॉज और इफेक्ट दोनों की स्टडी करें, स्टडी ऑफ कॉज और इफेक्ट दोनों की स्टडी करें, तो इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक। देन इट इज नोन एज काइनेटिक। इसी को कहते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। तो इट मींस मैकेनिक्स को हम इस टाइप से टोटली क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि मैकेनिक्स मींस स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी, इट इज नोन एज मैकेनिक्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ways: मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अगेन जब हम रिजिड बॉडी को क्लासिफाई करते हैं तो इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways: स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, एंड डायनेमिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो क्योंकि हमें मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़नी है, तो वी विल स्टडी स्टैटिक्स एंड एज वेल एज डायनेमिक्स आल्सो। तो दिस इज द कोर्स कंटेंट ऑफ दीज लेक्चर्स कि ये कंप्लीट हमें स्टडी करना है, ये कंप्लीट स्टडी करना है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस लेक्चर में कुछ काम की बातें आपको लगी होंगी। अगर कुछ लगता है कि कुछ काम की बातें हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर बहुत आराम से धीरे धीरे इस पूरी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस।